हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम की जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इसकी बुक का नेम है। तो इसके यूनिट सेकंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो यूनिट सेकंड है आपका, उसमें हम जो इसका चैप्टर थर्ड है ब्रिक्स, इसकी हमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे जो यूनिट आपकी फर्स्ट है वैश्वीकरण, जिसमें हमने उसके अर्थ, परिभाषाएं और उसकी वो लाभ हानि, इन सब चीज़ों के हमें डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट में। एंड ऐसे आपका जो चैप्टर सेकंड था, इसमें हमने वैश्वीकरण के जो आयाम थे, जो आर्थिक आयाम थे, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और तकनीकी आयाम, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी होगी, जिनको इनके आयाम के बारे में ना पता हो, वैश्वीकरण के आयाम क्या क्या हैं और उसके लाभ हानि, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें। आपके जितने भी कंफ्यूजन होगी, आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक उस वीडियो को आप देखने के बाद है ना, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना आपको अदर उसको स्पेशली बैठकर उसको याद करने की नीड पड़ेगी। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपके दिमाग में वो वैसे ही वो सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। और मैं इसमें यही कोशिश करूँगी इस वीडियो में भी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर से कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ वैसे आपके दिमाग में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे एडजस्ट हो जाएं। ओके, तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये है ना, ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र है, ये भी मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी मैंने ये चैप्टर नहीं आपको करवाया, अभी मैं इसके बाद आपको ये चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं सोची थी ना कि इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से वो करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो WTO, WHO और आपको IMF के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में पढ़ना है। तो इससे मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस चैप्टर को करवाने की कोशिश करूँगी। अभी हम इस चैप्टर को ना देखकर अभी हम इस चैप्टर को देख रहे हैं ब्रिक्स। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में ब्रिक्स है क्या। तो अगर मैं इन शॉर्ट वे में आपको बताऊं तो ब्रिक्स है ना एक मतलब 5 देशों का समूह है, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। 5 देशों के ग्रुप को हमने क्या कहा है, ब्रिक्स का है। अब इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं वो आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये ब्रिक्स लिखा है, तो अगर आप नोटिस करें तो बी से क्या होगा, ब्राज़ील। इसमें से इसके अंदर कौन सा देश शामिल है, ब्राज़ील। सेकंड है आपके रशिया, थर्ड है आपके इंडिया, हमारी इंडिया, एंड फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है आपके कौन से, साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 देशों के समूह को हमने क्या कहा है, ब्रिक्स कहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्रिक्स क्या है। तो जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि ब्रिक्स एक ग्रुप है और इसमें ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया एंड सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्था में जाना जाता है। ब्रिक्स को इसलिए इसने उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि अमेरिका तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो रहता है, ठीक है, एक विकसित देश है। बट जो चाइना हो गया, इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गए, ब्राज़ील हो गए, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में क्या होगी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी। जैसे इस टाइम पे अमेरिका का दबदबा चलता है पूरे विश्व में, उसी टाइप से जो चीन हो गया, इंडिया हो गई, तो इन सब अर्थव्यवस्थाओं का भी दबदबा होगा। क्योंकि ये कैसी अर्थव्यवस्था है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सबके सामने नज़र आ रही हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य नेशंस द्वारा ही की जाती है। इट मीन जो इसके सदस्य नेशंस है, जो 5 हैं देश, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा ही इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। 5 देशों में से हर साल अलग अलग देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, चीन के संघाई में। तो जैसे कि इसमें कहा है कि मतलब कि जो भी 5 देश हैं वो हर साल क्या करते हैं, अलग अलग। जैसे इस बार ब्राज़ील में हुआ है ना इसका सम्मेलन, तो नेक्स्ट ईयर आपका रशिया में होगा, उसके नेक्स्ट ईयर आपके इंडिया में, और इसी टाइप से फिर चाइना और साउथ अफ्रीका, फिर ये वापस से रोटेशन, फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस टाइप से जो ब्रिक्स के जो शिखर सम्मेलन है वो चलते रहते हैं। अभी हम इसके सम्मेलनों के बारे में भी देखेंगे आगे इस वीडियो में ही। पहले अब हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। अभी तक आपने क्या जाना कि ब्रिक्स है क्या, तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि ब्रिक्स क्या है, एक 5 देशों के समूह को हमने क्या कहा है, ब्रिक्स कहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, उभरती हुई नजर आ रही है।
तो इसमें यही है कि ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश शामिल थे। पहले इस ब्रिक्स का नाम है ना ब्रिक था। इसको पहले ओनली ये इस नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका देश था ना वो शामिल नहीं था। इसलिए इसने कहा है कि ब्रिक्स की जो स्थापना है ना, यहाँ पे इसने, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे इसने ब्रिक्स नहीं लिख रखा, ठीक है, इसने ब्रिक्स नहीं लिख रखा, यहाँ पर इसने क्या लिख रखा है, ब्रिक। तो ब्रिक की स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, भारत, रूस और चीन। जब कि बाद में यानी 2010 में किसको जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। तब जाके जो ब्रिक है वो क्या हुआ था, ब्रिक्स बना था। ओके, ये 2010 में किसको जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। इस संगठन में शामिल हो, और इस संगठन में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। जिसके बाद से ब्रिक समूह का संक्षिप्त नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, ब्रिक्स कर दिया गया था। तो आप समझ चुके होंगे कि पहले ये कैसा था, इसका जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और 2010 में इसका क्या करा गया था, एक तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन करके इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया था। और इसका जो नेम था, जो इसका ब्रिक नेम था संक्षिप्त नेम में, उसको क्या कर दिया गया था, ब्रिक्स कर दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिख रखा है कि 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इट मीन्स ब्रिक कैसे कैसे करके हमारे उसमें आया। तो इसमें पहले तो इसकी बैठक आयोजित 2006 में हुई थी, इसलिए इसको कहा गया ना कि इसकी स्थापना के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और फिर 2009 में रूस के येकेटेरिनबर्ग शहर में इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ऑफिशियली जो इसको वो करा गया था, स्थापित किया गया था ब्रिक्स को, तो 2009 में किया गया था। और 2010 में क्या किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका है उसको इसके अंदर क्या किया गया था, ब्रिक के अंदर शामिल किया गया था। जो ब्रिक था इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को जोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका मेन अगर हम देखें स्थापना, तो 2009 को कहा गया है कि जो इसका आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, 2009 में हुई थी। यहाँ पे मैंने ब्रिक्स की फुल फॉर्म लिख रखी है कि बी से ब्राज़ील, एल से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स का इतिहास की आखिर में इसकी हिस्ट्री रही क्या है। तो जो ओन लीन ने बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। ये उनकी एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक एज अ मैगजीन के तौर पे इनका नाम, इसकी मैगजीन का नेम था, जिसने ब्रिक्स की नींव रखी थी। और इसी ने किसकी नींव रखी थी, तो ब्रिक्स की नींव रखी थी। अपनी त्वरित आर्थिक वृद्धि, विशाल आबादी और विशाल संसाधनों के कारण ओल नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा था। तो आप देख सकते हैं कि जो ओल नील थे उन्होंने इनकी मतलब कि इनकी जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, विशाल आबादी है या विशाल इनके संसाधनों का, इनके पास संसाधन है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओल नील ने जो ये 5 देश थे उनको इसके अंदर रखा था, किसके रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में इनको देखने को लगा था कि ये 5 देश जो हैं बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आने वाले टाइम में ये अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा लेंगे। तो यही इसमें लिखा गया है कि पहला औपचारिक, अगर फॉर्मल मतलब कि फॉर्मल वे में देखा जाए तो पहला औपचारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको ब्रिक्स नहीं बोला, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2010 में जाकर किसको जोड़ा गया था, मतलब कि साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, तब जाके ये क्या कहलाया था, ब्रिक्स कहलाया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है ब्रिक, कि जो पहला औपचारिक ब्रिक का सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, जिससे नियमित बातचीत के लिए एक मंच की स्थापना हुई थी, जिससे कि क्या हो सके, आपस में उनमें साझेदारी करके किसी भी निर्णय को वो सही तरीके से ले सकते हैं और आप जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक वृद्धि है, उसको भी बढ़ावा दे सके। तो इसलिए इसने एक कैसा मंच तैयार किया था 2009 में इस ब्रिक शिखर सम्मेलन के थ्रू। नेक्स्ट इसमें यही लाइन लिख रखी है कि दक्षिण अफ्रीका 2011 में समूह में शामिल हुआ। इट मीन 2010 में इसको जोड़ने की वो करी गई और 2011 में क्या हो गया कि पूरी तरह से शामिल हो गया। इसे ब्रिक्स में विस्तारित किया और विविधता जोड़ी। इट मीन्स इसको क्या करा गया, ब्रिक में शामिल करके इसको ब्रिक्स बनाया गया था।
तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स का जो है हिस्ट्री क्या रही है, कि किस टाइप से जो ये एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, कि इसकी जो आर्थिक वृद्धि थी, विशाल आबादी हो गई, जनसंख्या हो गई, विशाल संसाधनों का होना, ये सब इन देशों को क्या करता है, एक मंच के तौर पे जो ब्रिक्स है संगठन के तौर पे उभर कर आता है। ब्रिक्स व्यापार, वित्त, विकास, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। मतलब इन सब से रिलेटेड कैसे कैसे विकास करना है। अब आप देखते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है तो उसके अंदर इन अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा चलती है कि कैसे हम अपने आप को क्या कर सकें, महाशक्ति साबित कर सकें। ब्रिक्स ने आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक और आस्मिक रिजर्व बैंक मतलब कि CRA जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। कि जो ब्रिक्स हैं उसने एक तरीके से अपना आर्थिक विकास करने के लिए, जो ये 5 देश हैं मतलब कि उन्होंने अपना आर्थिक विकास करने के लिए, आप अगर मैं यूँ बोलूँ ना कि ब्रिक्स ने आर्थिक विकास करने के लिए, तो आप समझ जाना कि ब्रिक्स ने मतलब कि जो वो 5 देशों का जो समूह है उन्होंने अपने आर्थिक विकास करने के लिए 2 तरह के किसका विकास किया, एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास किया और CRA आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जैसे तंत्र को क्या किया, स्थापित किया। अभी हम इन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में। बट अभी हम क्या जान रहे हैं, ओनली इसके हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि किस टाइप से जो कैसे ये करके जो वो है ब्रिक्स आया। ठीक है, तो इसमें बात लिखी गई। अब इसमें ये बात लिखी गई है कि ब्रिक्स विश्व जनसंख्या, भूभाग और आर्थिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। तो ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लाइंस नहीं है, बस यही इसमें लिख रखा है कि सदस्य देशों के बीच चुनौतियों और अलग अलग प्राथमिकताएं मौजूद हैं, लेकिन ब्रिक्स सहयोग और सामान्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। जो ब्रिक्स है वो एक तरीके देखा जाए तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है, जो 5 देश हैं उनको रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। उसके अंदर कोई आर्थिक वो कमी नहीं आ रही हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो तो आपस में डिस्कस करने के लिए वो एक क्या करता है, ब्रिक्स इनको एक मंच प्रदान करता है। तो इसके अंदर यही लिख रखा है। ठीक है, अब ये लिखा है कि ब्रिक्स क्यों बनाया गया, आखिर में ब्रिक्स ये जो 5 देशों का ग्रुप है वो क्यों बनाया गया था, इसका क्या मेन मोटिव था। तो इसमें ये लिख रखा है कि ब्रिक्स को गोल्डमैन सैक्स द्वारा उभरते बाजार देशों में से विश्लेषणात्मक समूह के रूप में बनाया गया था। इट मीन्स उन्होंने देखा कि ये जो 5 देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहेंगी, आसमान छूमेंगी। इट मीन्स बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, बहुत ज़्यादा अधिक अच्छी होगी। इस कारण से क्या किया, जो गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया था, इन गोल्डमैन सैक्स द्वारा उभरते बाजार देशों को विश्लेषणात्मक रूप से क्या किया गया था, एक रूप में बनाया गया था, जिन्होंने मजबूत आर्थिक विकास का अनुभव किया था और 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी होने के लिए तैयार थे। मतलब कि कहा गया था कि 2050 तक ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। ये जो 5 देश हैं अपनी इनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है बहुत ऊंचाइयों पर चली जाएगी। तो इसलिए कहा है कि जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा हावी होने को तैयार है 2050 तक। यह देश अब एक अनौपचारिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं जो एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंधों को क्या करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लिया आपने कि ब्रिक्स को क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो एक तरीके से ब्रिक्स इसलिए बनाया गया था कि इनको क्या हो सके, एक तो इनको ऐसा मंच प्रदान हो जिससे कि इनका आर्थिक विकास अच्छे तरीके से हो पाए, जो 5 देश हैं उनका। तो इसलिए ब्रिक्स को बनाया गया था जिससे कि जो इनकी अर्थव्यवस्था है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, अब इसका क्या मोटिव है, तो इसमें यही लिखा है कि विश्व मामलों में सहयोग, विकास और प्रभाव। विकास ब्रिक्स लक्ष्यों के केंद्र में है। ब्रिक्स के कुछ मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। इट मीन्स क्या करना है, इसका विकास होना, इसका आपस में सहयोग, एक देश का दूसरे देश के साथ सहयोग स्थापित करना है, इसका मेन मोटिव यही है ब्रिक्स का। बट हम इसके और उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके और उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है आर्थिक सहयोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सदस्यों के बीच व्यापार, सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करना, साथ ही ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों तक पहुंच में सुधार करना। तो इसमें यही लिख रखा है
कि जो ब्रिक्स हैं इसका मेन मोटिव है कि एक तो सहयोग करना और विकास करना। ठीक है, यही बात लिखी गई है कि सदस्यों के बीच जितने भी जो 5 जो देश सदस्य हैं उनके बीच व्यापार या सहयोग की स्थापना, विकास को प्रोत्साहित करना, ये सब जैसी क्या हो स्थिति रहे। साथ ही ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की बाजारों तक पहुंच में क्या करता है, सुधार करना है। इसका सेकंड उद्देश्य ये है कि विकास वित्त पोषण। अब इसमें क्या है कि सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए CRR और NDB जैसे संस्थान, जो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कि जिससे कि क्या हो सके, जो वित्त की प्रॉब्लम है वो ना आ सके, इस टाइप की जो जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनका इनको सामना ना करना पड़े। जो ये 5 देशों का जो संगठन का जो समूह है, इनको इन चीज़ों से क्या ना होना पड़े, गुजरना ना पड़े, इसलिए जो ब्रिक्स के द्वारा 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे। एक तो NDB और दूसरा क्या है, CRA। ठीक है, आकस्मिक रिजर्व बैंक। तो इसकी इस ऐसे ऐसे संस्थानें बनाई गई थी जिससे कि क्या हो सके, वित्त पोषित करने के लिए ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी। आप अभी हम इसके हमें अच्छे से जानेंगे भी कि जो NDA है उसका क्या कार्य है और जो CRA है उसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उद्देश्य है किसका, ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है, एक राजनीतिक समन्वय, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक प्रवचन और समन्वय को मजबूत करना, जैसे कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखने और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को एक मजबूत आवाज़ और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए वैश्विक शासन के संस्थानों को संशोधित करना। तो आप देख सकते हैं कि इसके कुछ बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हैं, उद्देश्य हैं। एक तो ये आर्थिक सहयोग करना चाहता है, दूसरा है विकास वित्त पोषण, कि जिससे कि क्या ना हो, इन देशों के बीच में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ सके। तीसरा है राजनीतिक समन्वय, आपस में इनमें क्या हो, मतलब समन्वय हो, आपसी संबंध अच्छे हों। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को क्या करता है, बढ़ावा देने के साथ पारस्परिक संबंधों और एक दूसरे की संस्कृतियों के लिए पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना है। तो जो ब्रिक्स का मेन मोटिव ये उद्देश्य ये भी है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक है उनका आदान प्रदान एक देश के साथ दूसरे देश के साथ हो। ठीक है, उनकी जो आपसी संबंध है वो अच्छे हो सके। उन 5 देशों के जो भी इस सम्मेलन में जो ब्रिक्स का एक संगठन है उनमें क्या हो सके, आपसी सहयोग स्थापित हो सके। तो इसका मेन मोटिव ये है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी और नवाचार। इसमें क्या है कि सदस्यों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। कि इसका एक मेन मोटिव ये भी है कि टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी की जाए, जिससे कि क्या हो सके कि ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। जो मान लीजिए कि कुछ इंडिया के पास कुछ वो है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहता है, तो ब्रिक्स जो है इनको ऐसा मंच प्रदान करता है जिससे कि वो क्या कर सके, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें, अपनी क्षमता, इसमें लिख रखा है ना मैंने कि ज्ञान के आदान प्रदान हो, क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका एक ये भी वो है, मोटिव है, उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है ब्रिक्स का कि सतत विकास। अब सतत विकास क्या होता है, अगर सतत विकास का मतलब आपको पता हो, मैं बता देती हूँ आपको सतत विकास का मतलब क्या होता है, कि आज हम जिन संसाधनों का यूज़ करते हैं हम उसको उस टाइप से यूज़ करें जिससे कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है ना, वो भी इसका क्या कर सके, सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इसका सतत विकास का मतलब ये होता है। तो ब्रिक्स का एक ये भी उद्देश्य है कि सतत विकास, मतलब कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हुए पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास विधियों को बढ़ावा देना है। कि ब्रिक्स का ये भी एक मोटिव है कि हम अपने जो भी देश हैं उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने संसाधनों को अच्छे से विकास कर अच्छे से यूटिलाइज करें, जिससे कि मतलब कि एक सब में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनका क्या हो, विकास अच्छे से हो पाए, वो इन सब चीज़ों का भी यूटिलाइजेशन कर पाए। तो एक इसका मेन मोटिव ये भी है। नेक्स्ट है शांति और सुरक्षा। कि ब्रिक्स क्या है कि आतंकवाद जैसे साझा सुरक्षा मुद्दों और जोखिमों को संबोधित करते हुए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
कि इसका एक मेन मोटिव ये भी है कि जिससे कि क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सके, स्थिरता और स्टेबिलिटी हो, और क्या हो, सुरक्षा हो। तो इसका एक ये भी मेन मोटिव है किसका, ब्रिक्स का, कि इन देशों के अंदर ऐसी ही भावना क्या रहे, बनी रहे, आपस में सहयोग की भावना रहे, आपस में शांति की भावना रहे। ठीक है। नेक्स्ट आपका दक्षिण सहयोग। तो इसमें है कि विकासशील देशों के बीच सहयोग और सहयोग को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और वैश्विक दक्षिण के समग्र विकास में योगदान देने वाले पहलों का समर्थन है। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो सके, वो सहयोग किया जा सके, जो भी 5 देश हैं उनमें आपसी बातचीत हो, जिससे कि डेवलप वो जल्दी से जल्दी हो पाएंगे। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना के उद्देश्य। ठीक है, यही हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, बट मैंने ये शॉर्ट में आपको लिख रखा है, जिससे कि आपको इजी वे में ये 5 कॉन्सेप्ट और 5 लाइन्स तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। इसका उद्देश्य ये है ना कि विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना चाहता है। इट मीन जो विकासशील देश हैं उनको एक तरीके से ऐसा मंच प्रदान करना चाहता है जिससे कि जिस पर वो क्या कर सके, अपनी बातों को कह सके, अपनी बातों को रख सके, अपना ओपिनियन बोल सके। ठीक है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी क्या रहता है, दबदबा होता है। ठीक है, क्योंकि जो जो देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका ही है। अब अमेरिका आप जानते हैं कितना ज़्यादा वो है, पावरफुल देश है। ठीक है, जो भी उसकी बात होती है वो लोगों को माननी पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि कहीं वो हम पे हमला ना करवा दे। तो इसलिए जो वो है ना ब्रिक्स, इसका एक ये मोटिव है कि वो क्या हो, जिससे कि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों का जो दबदबा रहता है वो खत्म किया जा सके और इसका विकास हो सके विकासशील देशों का, इसका ये मोटिव है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि ये वह अमेरिका डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं का उपयोग कर उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो अमेरिका जो डॉलर है वो हर ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो जो ब्रिक्स है ना, उसका एक ये भी मोटिव है कि जो इसके अंदर जो 5 देश हैं उनकी जो मुद्राएं हैं वो भी क्या हो सके, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सके, जिससे कि आर्थिक विकास की दर क्या हो, बहुत ज़्यादा तेज हो। तो आप समझ चुके होंगे कि जो ब्रिक्स का मेन मोटिव ये भी है कि सिर्फ अमेरिका डॉलर ही प्रभावी ना रहे, जो अन्य मुद्राएं हैं उनको भी सम्मान दिया जा सके। नेक्स्ट है ब्रिक्स का उद्देश्य में कि आर्थिक विकास को की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना। तो इसका ये भी एक वो है टॉपिक, उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करना इन 5 देशों का जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करना, मतलब गरीबी को समाप्त करना, ये कार्यक्रम। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है लाभकारी विकास के लिए समूह के सदस्यों के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग के व्यापक स्तर पर भी आगे बढ़ना है। तो आप समझ चुके होंगे कि लाभकारी विकास के लिए जो ये देश है इसके अंदर सहयोग जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा रहे, जिससे कि इनका आर्थिक विकास अच्छे से हो पाए। तो इसमें यही लाइन लिखी गई है कि सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स। इट मीन्स वैश्विक व्यवस्था के अंदर ब्रिक्स की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट तो मैं आपको बता देती हूँ कि भू राजनीति, जैसे इसमें लिख रखा है, जैसे कि आपको इसके नेम से पता चला, भू राजनीति मतलब कि जमीन वमीन से रिलेटेड होगा कि आपस में सहयोग उनमें कैसा है, उनमें आपसी संतुलन है कि नहीं है। तो इसमें ना एक बात बोल रही गई है कि जब वर्तमान में ना, जब ब्रिक्स का एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिक्स संगठन नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे जो भू राजनीति ने भारत के लिए अमेरिका और रूस चीन ध्रुवों के बीच अपने राजनीतिक हितों को संतुलित करने हेतु एक मध्य मार्ग बनाना क्या कर दिया था, मुश्किल कर दिया था। कि जो अमेरिका था, रूस चीन था, इनके बीच में कोई भी एक संतुलित मार्ग नहीं था। वो एक तरीके से उनमें संतुलन होना एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, टास्क हो गया था, बहुत बड़ा मुश्किल थी। परंतु ऐसे में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म भारत को रूस चीन ध्रुवों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है, और जो ब्रिक्स है उसने ये संभव किया है कि क्या हो सके, वो उसे संतुलित करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके अंदर ये है, एक तो वैश्विक व्यवस्था के अंदर ब्रिक्स की भूमिका। दूसरी इसकी भूमिका आ जाती है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। अब इसमें क्या है कि ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए एक साझा उद्देश्य का आह्वान किया है।
कि जो भी वित्तीय जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उनमें उसको ठीक किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक मिली जुली एक उसका एक उद्देश्य का एक तरीके से बुलावा किया है, जिसमें अधिक न्यायपूर्ण व संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की तीव्र इच्छा भी शामिल हो, जिसके अंदर कोई भी ये ना हो कि किसी भी देश के साथ अन्याय हो रहा हो। सभी देशों को इक्वल मानकर जो भी वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मौद्रिक प्रणाली में जो भी सुधार करने हैं वो किए जाएं। ये भी ब्रिक्स की भूमिका है। इसके लिए ब्रिक्स समुदाय वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में G20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो G20 समिट होती है उसके अंदर भी जो ब्रिक्स है वो अपनी भूमिका निभाता है, जिसके कारण जो मौद्रिक जो वित्तीय जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी उसमें ठीक नहीं है उसको ठीक किया जा सके, इसलिए स्थिरता लाई जा सके, इसलिए वो इन सब समिट में भी क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया ब्रिक्स का, कि वो आर्थिक व्यवस्था में क्या करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। फर्स्ट आपने देखा कि वो उसमें संतुलन बनाने का एक अवसर प्रदान करता है। दूसरा है जो ब्रिक्स उसकी भूमिका ये है वैश्विक व्यवस्था के अंदर कि वो उन्हें क्या करता है, जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। थर्ड है आतंकवाद, कि ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। आप जानते हैं कि जो भारत है उसके अंदर जो आतंकवाद जो टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, परंतु जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स जो सम्मेलन किया जाता है आपसी, वहाँ पे यही चीज़ें तो बातचीत होती है ना कि किस देश में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, आतंकवाद संबंधी, भ्रष्टाचार संबंधी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है ब्रिक्स सम्मेलन के अंतर्गत। तो यही बात कही गई है कि जो ब्रिक्स है ना वो उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे कि क्या हो सके, वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जा सके भारत के द्वारा। तो यही है कि वैश्विक व्यवस्था के अंदर ब्रिक्स की यही भूमिका है, भारत के अंदर उसकी यही यही कार्य है। नेक्स्ट इसका वो है ब्रिक्स की भूमिका कि वैश्विक समूह। अब इसमें क्या है कि भारत सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC मतलब, और इसकी फुल फॉर्म है जो UNSC की फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जिसे हम NSG की सदस्यता हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। जो भारत है वो इसमें कंटिन्यूटी में लगा हुआ है कि इसकी क्या हो जाए, उसे सदस्य मिल जाए। ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने में चीन सबसे बड़ी बाधा आती है। अतः ब्रिक्स चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को सुलझाने का भी क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। यह अन्य भागीदारी देशों का समर्थन हासिल करने में भी मदद करता है। तो आपने देख लिया कि आखिर में जो ब्रिक्स है उसकी क्या भूमिका है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अभी तक हमने देखा कि ब्रिक्स क्या है, आपने फर्स्टली तो ये जाना कि ब्रिक्स क्या है। दूसरा हमने देखा कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म हमने देखी थी। थर्ड हमने देखा था कि ब्रिक्स का इतिहास क्या रहा है। जो बुक्स थी उसके अंदर जो ओनलिन थे उन्होंने ब्रिक्स के बारे में क्या लिखा था। फोर्थ आपने पढ़ा कि ब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, अभी हमने उसके बारे में क्या पता, उद्देश्य क्या में पढ़ा था कि वो क्या कर चाहता है कि हमारी जो 5 देश हैं उसके अंदर जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर 2050 तक क्या हो जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो डेवलप्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। दूसरा हमने देखा था कि वो अमेरिका के डॉलर को ही सिर्फ प्रभावशील नहीं बनाना चाहता। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स संगठन का ब्रिक्स संगठन का उद्देश्य ये भी है कि वो अमेरिका डॉलर का ही प्रभाव नहीं रखना चाहता, बल्कि जो अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं उनका भी प्रभाव बढ़ सके, वो उसका उद्देश्य ये भी है। तो हमने कुछ इनके उद्देश्यों के बारे में देखा। अब मैं दोबारा से आपको रिवीजन नहीं करवा रही क्योंकि मैंने आपको ऑटोमेटिकली ऊपर 2 बार रिवाइज करवा दिया है। एंड थर्ड है आपका, हम फिफ्थ पॉइंट है आपका कि वैश्विक व्यवस्था के अंदर ब्रिक्स की क्या भूमिका है, भारत के अंदर ब्रिक्स की क्या भूमिका है, भारत के अंदर ब्रिक्स क्या है, कि वो क्या क्या अपने एक तरीके से काम को वो देखता है। तो अभी तक हमने इसमें देखा था कि भू राजनीति एक तरीके से ये क्या करता है, संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा हमने देखा कि वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करता है, जो भी वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार करने का इसका एक उद्देश्य है। थर्ड हमने देखा आतंकवाद संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए इसे क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक मंच देता है। ठीक है, जो वो है ब्रिक्स।
फोर्थ हमने देखा वैश्विक समूह कि जो भारत में जो ये हैं NSG हो गए या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया, तो इसमें ये लगातार प्रयास करता है सक्रिय बनने के लिए, जिससे कि जो भी आपसी विवाद हो उसको आराम से उसको सुलझाने का क्या मिल सके, अवसर प्रदान हो सके। तो इसके अंदर यही है। अब हम देखते हैं भारत और ब्रिक्स। अभी तक हमने देखा ब्रिक्स की क्या भूमिका है वैश्विक व्यवस्था के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत और ब्रिक्स। तो इसमें यही है कि भारत ब्रिक्स समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, कि जो ब्रिक्स है ना आपका, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य कौन है, हमारी जो इंडिया है वो है। ठीक है, हम इंडिया में ही रहते हैं, दैट्स व्हाई हम इंडिया के बारे में ज़्यादा चर्चा करें ब्रिक्स संबंधी पॉइंट में। ठीक है, आपकी बुक्स में भी इंडिया के ऊपर ही वो कर रखा है, क्योंकि आपको अपने देश का पता होना चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है, हम कैसे, हमारे लिए क्या अवसर प्रदान करता है जो ब्रिक्स सम्मेलन है या ब्रिक्स जो संगठन का निर्माण किया गया है, हमें क्या क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं उससे, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो यही है कि भारत ब्रिक्स समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और संगठन में इसकी भागीदारी कई मायनों में फायदेमंद रही है। ब्रिक्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके प्रमुख कारण है। अब ब्रिक्स जो है वो भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों जो भारत है वो ब्रिक्स का सदस्य बना हुआ है अभी तक, इसके क्या मेन रीजंस है, अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका राजनीतिक सहयोग। जो ब्रिक्स भारत को सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु और व्यापार पर वैश्विक जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, जब हम वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रिक्स की क्या भूमिका है। सॉरी फॉर माई जो मेरी टंग जो है स्लिप हो जा रही है उसके लिए। तो इसमें यही है कि राजनीतिक सहयोग की ये क्या करता है, जो भी आतंकवाद संबंधी प्रॉब्लम है, पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम है, जलवायु संबंधी प्रॉब्लम है, या फिर जो व्यापार संबंधी, सुरक्षा संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या करता है, इनको एक मंच प्रदान करता है। तो ये है हमारा क्या है, इसलिए जो भारत में जो ब्रिक्स है इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक लाभ। अब इसमें ब्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स सदस्य के रूप में भारत को 3 अरब से अधिक लोगों के बड़े बाजार तक पहुंच प्राप्त होती है। इट मीन्स ब्रिक्स के द्वारा आप मान लीजिए कि आज आप अकेले हैं, कल को आप 5 हो जाएंगे, तो जो 5 लोगों की जो वो होगी पहचान होगी, वो तो बहुत दूर दूर तक होगी। तो इसी टाइप से क्या हो गया कि भारत पहले क्या था, अकेला था, परंतु ब्रिक्स के माध्यम से वो क्या हो गए, एक तरीके से यूनिटी बन गए, एक यूनिट बन गए, और उस यूनिट को बहुत से क्या हो गए, एक तरीके से अधिक लोगों में उनका एक तरीके देखा जाए तो अधिक देशों से उनकी जान पहचान हो गई। तो यही बात लिखी गई है कि भारत को 3 अरब से अधिक लोगों के बड़े बाजार तक पहुंच प्राप्त हुई, किसके माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से, जो विशाल व्यापार अवसर प्रदान करता है। उसको क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा उनको, बड़ा एक मार्केट मिल पाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी होती है। NDB फंडिंग भारत की विकास परियोजनाओं का समर्थन करती है। जो NDB थी, मैंने अभी आपको बताया भी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इसका समर्थन करती है काफ़ी हद तक। तो यही बात लिखी गई है कि जो भारत में जो ब्रिक्स है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो वो राजनीतिक स्थिरता लाने में, राजनीतिक सहयोग में हेल्प करता है, दूसरा क्योंकि वो उसको बड़ा बाजार प्रदान करता है। ठीक है, बड़ा विशाल व्यापार उसको अवसर उसको मिलते हैं उसके अंदर, इसलिए वो आर्थिक रूप से भी क्या है, लाभदायक है, इसलिए भी इसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इसका रीज़न है ब्रिक्स का कि वो इसलिए भारत में इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, जो अलग अलग टाइप से जो संस्थान है उनमें क्या किया जाए, सुधार कर ब्रिक्स के माध्यम से हो पाया है। तो यही लिखा है इसमें कि ब्रिक्स के सदस्य के रूप में भारत बहुपक्षीय सुधारों को बढ़ावा देकर अधिक समावेशी और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ काम करने में क्या रहा है, सक्षम रहा है। तो यही बात की है कि जो भी बहुपक्षीय जो सुधार हैं उसमें कि न्याय संगत वे में, मतलब कि पूरा जस्टिफाई करने के लिए, कि जस्टिफाई हो सके कोई चीज़, उसके लिए वो क्या, उसको एक तरीके से ब्रिक्स के द्वारा ही क्या एक मिलता है, मंच प्रदान होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके कारण वो क्या कर सके, अन्य सदस्य देशों के साथ काम करने में सक्षम रहा है। किसके माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से, कि वो क्या कर सके, अच्छे से न्यायपूर्ण संगत तरीके से क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, कौन, भारत। इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी बहुपक्षीय संस्थानों में जो भी मिस्टेक्स हैं उनमें वो सुधार करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि वो किस लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग। अब इसमें क्या है
कि ब्रिक्स के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भारत व्यापार, निवेश और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करने में सक्षम रहा है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग यही है कि जो भारत के अंदर जो भी व्यापार हो गई, निवेश नीति हो गई, या जो भी टेक्नोलॉजी संबंधी जो भी वो हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो ब्रिक्स है वो उसको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसलिए भी जो भारत के लिए जो ब्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसे एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे फिर वो आतंकवाद हो, या फिर आपकी जलवायु संबंधी प्रॉब्लम हो, या वित्तीय संबंधी प्रॉब्लम हो, या एक बड़ा बाजार प्राप्त करने की कोई भी चीज़ हो, तो वो कहाँ पे हमें किसके माध्यम से प्राप्त हो पाती है, ब्रिक्स के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो ब्रिक्स है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे भारत देश के लिए। नेक्स्ट है कि नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ। जो ब्रिक्स है वो क्या है, एक तरीके से भारत के लिए एक नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ है, पिलर है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके विस्तार के बाद नेताओं ने ब्रिक्स को नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ कहा है। आखिर में बहुत से देश इसके अंदर आके जुड़ते भी हैं, ब्रिक्स के अंदर बहुत से देश आकर जुड़ते हैं। तो यही बात कही है कि इसलिए जो इसका एक तरीके से इसका जब विस्तार हुआ तो जो बहुत से जो देश के जो नेता थे उन्होंने ब्रिक्स को क्या कहा है, जो नई विश्व व्यवस्था है, जो हमारी नई वो है देश है, उसके अंदर इसको क्या कहा है, न्यू पिलर के तौर पे कहा है कि हाँ ये इसका स्तंभ है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में स्तंभ ना हो तो वो घर कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो इसी टाइप से जो ब्रिक्स है उसको भी इसने क्या कहा है, नई विश्व व्यवस्था के लिए स्तंभ के तौर पे इसने इंडिकेट किया है। किस सम्मेलन के थ्रू, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ठीक है। नेक्स्ट है दुविधा। अब इसमें क्या है कि हालांकि भारत के सामने चुनौती चीन केंद्रित या पश्चिमी केंद्रित विश्व व्यवस्था के बीच चयन करना, इट मीन्स या तो चीन केंद्रित या पश्चिमी जो केंद्रित जो विश्व व्यवस्था है कि इसके बीच में चूज करने या दोनों में संतुलन बनाने की भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसलिए जो है जो ब्रिक्स है वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उनमें आपस में सहयोग स्थापित करने में कोशिश करता है, जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉर्ट आउट करने में मदद करता है। ठीक है। तो इसलिए जो ब्रिक्स हैं वो हमारे भारत देश के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप मैं बार बार ये लाइनें इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्यों जो ब्रिक्स है वो भारत देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर भी हमने यही पढ़ा था। अब नेक्स्ट है कि ब्रिक्स की पहल। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिक्स देश 3 प्रमुख स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण पहल पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं। कि जो ब्रिक्स है वो जो प्रमुख जो इसके स्तंभ है उनके में हम इसमें चर्चा करेंगे। फर्स्ट तो आपका यही स्तंभ हो जाता है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, कि शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर सहयोग और संवाद बढ़ाना। कि इट मीन जो ब्रिक्स है वो क्या करता है, आपको जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो आतंकवाद से रिलेटेड हो या फिर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हो या फिर सुरक्षा संबंधी क्यों ना हो, ये क्या करता है, हमें उसके लिए वो करता है, एक मंच प्रदान करता है ब्रिक्स। तो इसमें भी यही बात कही है कि शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर सहयोग और संवाद बढ़ाना। इस स्तंभ के अंतर्गत प्राथमिकताएं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद विरोधी सहयोग हैं। कि इसके अंतर्गत क्या मेन चीज पे फोकस है ब्रिक्स का, कि जो बहुपक्षीय प्रणाली में तो सुधार करना, जो भी मल्टीपल बहुत सी चीजें होती हैं उनमें सुधार करना, और आतंकवाद विरोधी सहयोग करना। इट मीन्स आतंकवाद के लिए वो करना, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे ये काम करता है ब्रिक्स। तो यही बात लिखी गई है कि 3 स्तंभों के महत्वपूर्ण पहल पर हम इसमें चर्चा करेंगे। अब इसमें ये लिखा है कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, जो इसकी सुरक्षा सलाहकार है उनकी बैठक में, तो ब्रिक्स राजनीतिक और सुरक्षा संबंध स्तंभ सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया कि जो ब्रिक्स है उसको क्या कहा गया है, कि इसको एक नई व्यवस्था का स्तंभ के तौर पे कहा गया है नेताओं के थ्रू 15वें शिखर सम्मेलन में। तो इसमें यही बात कही है कि जो ब्रिक्स है वो राजनीतिक और सुरक्षा स्तंभ सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है। आतंकवाद
निरोध, साइबर सुरक्षा, शांति और स्थिरता या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साथ ही ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करना। कि ये क्या करता है, इसको एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है किसके माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से। तो इसकी एक ये भी पहल है कि वो क्या करता है, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है आर्थिक और वित्तीय सहयोग, कि व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचे, छोटे और मध्यम उद्यमों, ऊर्जा, वित्त और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स सहयोग के विस्तार के माध्यम से पारस्परिक समृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। कि जो ब्रिक्स है वो आर्थिक और वित्तीय में भी सहयोग करता है। अभी तक आपने ये टॉपिक्स में ऊपर भी पढ़े थे। अगर आपको मैं दिखा दूं तो जैसे इसमें मैंने लिख भी रखा था कि राजनीतिक सहयोग के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो ब्रिक्स है वो भारत के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, और सेम बात यहाँ पे यही कही गई है कि ये पहल किस लिए स्टार्ट की, ब्रिक्स की जो पहल है वो किस लिए है, क्योंकि वो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग करना चाहता है। नेक्स्ट है कि वो आर्थिक और वित्तीय सहयोग करना चाहता है, जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं, जो भी चीज़ें हैं, आर्थिक वृद्धि करना चाहता है। तो इसमें यही है कि ब्रिक्स देशों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके मैं आपने कितनी बार ऊपर भी देखा था, तो ये वर्ड्स बार बार ऊपर भी आ रहे थे। तो ये इसमें यही है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी ब्रिक्स के द्वारा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इसके अंदर जो ब्रिक्स देश के अंदर जो 5 संगठित जो देश हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं, चाहे फिर वो वित्तीय संबंधी कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें यही है कि एनडीबी का क्या एक तरीके से कार्य है। तो वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा, इट मीन जो वो हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसके अंदर किसकी स्थापना की गई थी, एनडीबी की स्थापना की गई थी, जो कि क्या करता है, जो हमारी जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था, कि जिससे कि क्या हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो हमारी ये जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसकी डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कतें, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधाएं ना आ पाए, जिसके कारण किसकी स्थापना की गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसके ऊपर विचार किया जाने लग गया था कि हाँ, हमें एक ऐसा बैंक चाहिए जो कि हमें क्या कर सके, आर्थिक विधि प्रदान करने में मदद करें, जो भी वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको बढ़ावा देने में क्या करें, हेल्प करें, वित्तीय संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करे, बढ़ावा देने में, आर्थिक वृद्धि में बढ़ावा देने में हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिए थे। अभी तक जो 4th शिखर सम्मेलन था उसके अंदर इसके ऊपर क्या किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर विचार विमर्श किए गए थे। बट जो आपका छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो इसके वो हुआ था शिखर सम्मेलन, उसमें समझौता जो हुआ था उसके ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए गए थे, जो भी डिसीजंस लिए गए थे उस पर साइन आउट हो गए थे। फोर्टलेजा घोषणा जो एक तरीके से इसका वो है, इसका नेम एक तरीके से मान सकते हैं, जो कि किसके लिए है, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जा सके। तो वही है कि फोर्टलेजा घोषणा में कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। तो आप देख सकते हैं कि क्यों जो ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी की क्यों एक महत्वपूर्ण मतलब इसका विकास किया गया था, क्योंकि जो फोर्टलेजा में भी जो इसका वो था ना घोषणा पत्र, उसमें भी शामिल किया गया था कि ये क्या करेगा, वो उसको एक वित्तीय संस्थानों में इसकी हेल्प करने में मदद करेगा, वैश्विक विकास करने में मदद करेगा, उसको एक मतलब कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में हेल्प करेगा, इसका ये कहा गया था जो एनडीबी है, क्योंकि एनडीबी के माध्यम से ही आर्थिक वृद्धि में बढ़ावा हो सकता है और क्या हो सकता है, जो वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है
कि एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ, इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंचरण और सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। तो आप देख सकते हैं कि जो एनडीबी है, जो ब्रिक्स देशों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, किसके अंतर्गत, आर्थिक और वित्तीय सहयोग को सुधारने के अंतर्गत है, जिससे कि क्या हो सके, जो छोटे और मध्यम उद्यम हैं या फिर जो वित्त या बैंकिंग संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उनका क्या हो सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस कारण से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जिससे कि क्या हो सके, जो अर्थव्यवस्था, जो पांचों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा क्या रहे, बढ़ती रहे, कभी घटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आपने क्या देख लिया, प्रमुख क्षेत्र भी देख लेंगे, एनडीबी के संचालन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट है कि एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ है, जो भी सदस्य देश हैं उनके समान अधिकार, उनको सभी को समान राइट्स मिलते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर एक काम एक देश के साथ हो रहा है तो वही काम दूसरे देश में भी उसको हेल्प किया जाएगा। समान अधिकारों के साथ है, ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र का काम करता है। जो एनडीबी है वो उनको इक्वल राइट्स तो देता ही है, साथ ही साथ वो उनको एक इक्वल जो परामर्श होता है ना, कि हाँ किसी को सलाह देने का प्लेटफॉर्म होना, तो वो उसको ये भी प्रदान करता है जो एनडीबी होता है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है कि एक परामर्श तंत्र का काम करता है एनडीबी। एनडीबी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, संघाई में है। संघाई कहाँ पे, चीन में है। ठीक है, चाइना में। तो इसमें मैंने आपको इन शॉर्ट वे में ये भी लिख रखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या एक तरीके से वो है। तो इसमें यही कहा गया है कि इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के द्वारा ही इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद यही है कि दक्षिण के देशों को विकास के लिए आवश्यक राशि क्या हो सके, उपलब्ध कराई जा सके, जो दक्षिण के जो देश हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक तरीके से उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। भारत सहित 5 देशों में कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति भी मिली है। निम्न आपदाओं से निपटने के लिए सालाना कुछ रुपयों की मदद दे सके। इनमें जो भी वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो किसके थ्रू सॉर्ट आउट की जाएंगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसलिए जो ब्रिक्स देशों ने इसका क्या किया, स्थापना की है, इसका वो किया, निर्माण किया, एक तरीके से इसका ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है ब्रिक्स देशों ने, जिसके कारण अगर कोई भी वो आ जाता है, डिसास्टर आ जाता है, कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी अगर पैसों से फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉर्ट आउट कर सके कौन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। अब इसमें ये जो है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ये भी ब्रिक्स देशों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में किए गए कार्यों में से है। तो इसके अंदर यही है कि वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स सम्मेलन में फोर्टलेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में CRA कहा गया, इसकी फुल फॉर्म में, कि बनाने पर सहमति जताई है। तो यही है कि जो एनडीबी की स्थापना हुई थी, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, एनडीबी की जो स्थापना थी वो आपकी किस में हुई थी, एक तो फोर्थ सम्मेलन के थ्रू क्या कर दिया गया था, इसके ऊपर वो कर गया था कि हाँ इसकी स्थापना की जाएगी, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। और जो 6th शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इनके ऊपर क्या कर लिए गए थे, साइन करवा लिए गए थे। और जो फोर्टलेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने पर भी क्या करी गई थी, सहमति जताई गई थी, क्योंकि ये भी क्या करेगा, हमें जो ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें जो भी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी मदद करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करना। इट मीन जो भी देश के अंदर जो भी वो आती है, आपदा आती है, आपदा से मेरा रिलेटेड यही नहीं होता कि ओनली कि वो आना, मतलब कि वो बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, इसका मतलब यही नहीं होता आपदा का मतलब। आपदा का मतलब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, जैसे कि देश के अंदर कई जो वो होते हैं, देश होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसों से संबंधित प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, तो उन्हें भी आपदा कह देते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यही कहा गया है कि ये जो CRA है, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, इसके अंदर जो भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने, मतलब इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने, इसको कम करने, जो भुगतान संतुलन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है,
भुगतान संतुलन आप समझ रहे होंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या ना होना, निर्यात आयात में और या जो पैसे संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उनमें कमी आना, ठीक है, मतलब सही तरीके से कोई भी चीज़ें ना हो पाना। आप एक तरीके से इसको ले के चल सकते हैं। अगर जिन बच्चे ने अगर इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रहे हो क्योंकि 12th क्लास में, तो उसमें तो आपके 12th की बुक में था भुगतान संतुलन का एक चैप्टर, तो आपको पता ही होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ भी रहे हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यही है कि स्थिरता को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में क्या करता है, मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। तो यही है कि इसका मेन मोटिव क्या है, जो CRA है उसका मोटिव ये है कि भुगतान संतुलन जो भी प्रॉब्लम्स हैं अर्थव्यवस्था के अंदर उन्हें क्या करना, उस स्थिति को कम करना और जो वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उनको अल्पकालीन मौद्रिक सहायता क्या करना, प्रदान करना। CRA का क्या है, मोटिव है, उद्देश्य है। CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है और यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और मौजूदा वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में क्या करता है, योगदान देगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो वो है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है, अरेंजमेंट्स जिसे कहा गया है, ठीक है, और जो NDB है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों को क्यों इस ब्रिक्स देशों के द्वारा क्यों इसका क्या किया गया था, कार्य वो स्थापित किया गया था। तो मेन मोटिव आप समझ चुके होंगे कि जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी वित्तीय आपदाएं हैं या जो वित्तीय अस्थिरता है, उनमें क्या करना, स्थिरता को लाना, आर्थिक वृद्धि करना और विकास करना, ठीक है। तो इसका यही है। तो इन शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके भी लिख रखा है कि साल 2014 में ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों के द्वारा ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना को लेकर एक संधि हुई थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। इस संधि में ब्रिक्स देशों ने हस्ताक्षर कर ब्रिक्स का आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था कोष व्यवस्था की स्थापना की और CRA की स्थापना का जो लक्ष्य है वो क्या है, वैश्विक तरलता जो देश के अंदर आती है, वैश्विक तरलता दबाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। इसका यह भी उद्देश्य है कि वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना। इट मीन जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉर्ट आउट करना ही करना, मतलब कि अगर मान लो कि भुगतान संतुलन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, उनको तो सॉर्ट आउट करना इसका उद्देश्य है ही CRA का। परंतु उस आपदा को वो आपदा ना आ सके, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आ सके, तो उससे पहले ही क्या होना, वेल प्रिपेयर होना, पहले से प्रिपेयर होना, जिससे कि इसका उद्देश्य यही है कि वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालीन मौद्रिक सहायता प्रदान करना। सेम बात यहीं पे ये भी लिखी गई थी कि क्या करना, मौद्रिक सहायता प्रदान करना, जिससे कि क्या हो सके, वित्तीय स्थिरता आ सके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये टॉपिक पढ़ाने का क्या मेन मोटिव था। अभी तक हमने क्या देखा था, आर्थिक वित्तीय सहयोग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। फर्स्ट था हमने देखा कि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग में क्या करता है, ब्रिक्स की भूमिका है। तो अभी तक हम इसकी क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स के 3 स्तंभों के हमें पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट तो आपने देख लिया, सेकंड आपका हो गया आर्थिक और वित्तीय सहयोग करना, ठीक है, एंड थर्ड है आपका, ये इसमें हमने NDB और CRA के हमें देखा। थर्ड है आपका सांस्कृतिक और लोगों के बीच में संपर्क। अब इसमें क्या है कि नियमित आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा, खेल और व्यवसाय में अंतर ब्रिक्स लोगों के बीच संपर्कों को गुणात्मक रूप से समृद्ध बढ़ाना है। इट मीन्स इनमें क्या करना, सांस्कृतिक तौर पे भी आपस में सहयोग को बढ़ावा देना है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मान लीजिए इस संगठन में 5 देश हैं, जो ब्रिक्स संगठन है उसमें 5 देश हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, सांस्कृतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, खेल कूद के तौर पे, व्यवसाय के तौर पे, उनमें क्या होगा, आपस में संपर्क रहेगा और इसी संपर्क को क्या करना, इनको बढ़ाना है। तो इसमें यही है कि ब्रिक्स संसदीय मंच है, एक तो फिल्म महोत्सव के तौर पे एक है, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन के तौर पे एक मंच प्रदान करता है, दूसरा है किसके, अकादमिक फोरम के थ्रू, ठीक है, BAF इसकी वो लिख रखी फुल फॉर्म, ब्रिक्स जो BAF क्या है, ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। जो ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुए हैं, आप 2009 से जब से इसकी स्थापना हुई है, वैसे तो कहा गया कि 2006 से इसकी क्या कर दी गई थी, इसके लिए वो करने लगे थे, विचार विमर्श किया जाने लग गया था ब्रिक्स की स्थापना से संबंधित, परंतु 2009 में इसकी जगह क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसी टाइम से क्या हुआ था, सम्मेलन भी होने लग गए थे। अब मैंने आपको ऊपर बताया भी था जब इसकी स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था।
तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से एक तरीके से पहला कौन सा सम्मेलन हुआ था, किस देश ने कब किया था, मतलब मेजबान देश कौन था। इन 5 देशों में से ही होता है, जो ये ब्रिक्स के जो 5 देश है ना, उनमें से ही क्या होता है, शिखर सम्मेलन वहाँ पे आयोजित किया जाता है। किस साल हुआ था और इस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी। इट मीन्स कुछ ना कुछ वो किए जाते हैं, एक्ट किए जाते हैं, कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो शिखर सम्मेलन है वो आपका 2009 में हुआ था, आपको ऐसे याद हो जाएगा। और जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था, ठीक है। पहले के जो कुछ सम्मेलन है ना वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। अगर आप देखेंगे वैसे तो कहा जाता है कि ब्रिक्स जो है ना, अब पहले ब्राज़ील में होगा, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बारी बारी से हर एक साल होता रहता है। परंतु जो स्टार्टिंग के कुछ वो हैं सम्मेलन हैं उसमें ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा जाएगा। पहले आप देख सकते हैं कि रूस में हुआ है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला तो ब्राज़ील में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था। आपने ऊपर पढ़ा भी था कि रूस के जो थोड़ा नेम अजीब था, उसके अंदर इसकी क्या की गई थी, एक तरीके से अध्यक्षता की गई थी शिखर सम्मेलन की। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि 2008 के जो वित्तीय संकट से उभरने वाले वित्तीय और आर्थिक मुद्दे, इट मीन 2008 में जो वित्तीय संकट आया हुआ था उनसे उभरने के लिए आपने देखा कि ब्रिक्स जैसे देश की वो ब्रिक्स जैसे संगठन की स्थापना के तौर पे वो हुआ था, स्थापना हुई थी। और साथ ही इससे संबंधित आर्थिक मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 2010, जिसमें दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ और ये कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में हुआ। तो इसमें क्या है कि कई इंट्रा ब्रिक्स सहकारी संस्थानों का शुभ आरंभ शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और थिंक टैंक सेमिनार की बैठक हुई थी इसके अंदर, कि इंट्रा ब्रिक्स सहकारी संस्थानों का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट इसमें एक और काम हुआ था कि सम्मानित देशों में के कृषि विकास संबंधित कृषि मंत्रियों के बीच चर्चा हुई थी। जो भी सम्मानित जो देश हैं कृषि के, उसमें उनके बीच में आपस में क्या हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी। इसमें एक और कार्य हुआ था, प्रत्येक देश के विकास बैंकों के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो हमने देख लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये मेरा पढ़ाने का इसलिए मोटिव है कि ब्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन कि अगर एग्जाम्स में आपके आ जाता है, जैसे कि अभी तक आपने देखा कि चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में एनडीबी की क्या हुई थी, वो हुई थी एनडीबी की स्थापना से रिलेटेड विचार विमर्श किया गया था। फिर छठे सम्मेलन में उसको क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया था, हस्ताक्षर उन पर किए गए थे। तो इसी चीज़ को कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे ना उनके अब हम चर्चा करेंगे। 2011 में थर्ड शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि किस में हुआ था, चीन में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका एसोसिएशन में शामिल हो गया था। इसमें आप जानते हैं कि 2010 में क्या हुआ था, 2010 में ब्रिक्स जो ब्रिक पहले था उसके अंदर साउथ अफ्रीका को क्या कर दिया था, जोड़ा गया था। तो इसलिए कहा गया कि 2011 में वो पूर्ण तरीके से क्या हो गया था, इसके अंदर शामिल हो गया था, क्योंकि 2010 में तो इसको जोड़ा गया था। 2010 में तो किसको जोड़ा गया था, ब्रिक में एस को जोड़ा गया था, मतलब कि साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। और 2011 में वो पूर्ण तरीके से किसमें शामिल हो गया था, ब्रिक्स के अंदर शामिल हो गया था। और ये क्या कहा जाने लग गया था, ब्रिक्स कहा जाने लग गया था। नेक्स्ट इसमें ये भी काम हुआ था कि यूएनएससी सुधारों में के लिए पिंचिंग अफ्रीका में नए उद्यम। तो यही है कि इसके अंदर ये काम किए गए थे। आप मेन इसमें ये काम ध्यान रखें कि इसके अंदर किसको वो शामिल हो गया था, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था किसके अंदर, इस ब्रिक उसके अंदर संगठन के अंदर। फोर्थ जो सम्मेलन हुआ था 2012 में हुआ था। इसमें तीसरी दुनिया के साथ साथ विकासशील देशों में ब्रिक्स की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं और सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना करना। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एनडीबी था उसकी स्थापना के ऊपर विचार विमर्श किसके अंदर हुए थे, चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में के अंतर्गत ही हुए थे। तो इसमें यही कहा गया है कि सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित, सतत विकास का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं, वो भी इसका यूज़ कर पाएँ, उसको वो भी इनका यूटिलाइज़ कर पाएँ। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने संसाधनों का यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमेशा जो विकास है वो होता रहे।
तो इसके लिए जो वित्त पोषण के लिए क्या किया गया था, अगर कोई भी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या वित्तीय संबंधी स्थिरता लाने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा, जो महत्वपूर्ण कार्य में मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था। नेक्स्ट इसके अंदर किया गया था चौथे सम्मेलन के अंतर्गत कि अतिरिक्त वित्तीय नीतियाँ अपना विदेशी नीतियाँ वो करी थी, और भारत ने एक नए विकास बैंक के विचार प्रस्तुत किए थे। नए विकास बैंक कौन सा था, ये एनडीबी ही था, जिसका विचार क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, जो कि विचार विमर्श के लिए था। ठीक है। और 2000 जो छठा जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसके अंदर जो एनडीबी था उसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए थे पूरी तरह से। फिफ्थ जो शिखर सम्मेलन था वो आपका कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। $100 अरब की कुल पूंजी के साथ ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA पेश की गई थी। ठीक है, आपको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया भी कि जो ये था आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ये भी तो क्या चाहता था, जो वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो भी भुगतान संतुलन में जो भी दिक्कतें हैं, वित्तीय क्राइसिस आए हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, उनको क्या कैसे सॉर्ट आउट कर, उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सके और भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए पहले से प्री रेडी रहने के लिए वो करा था, इसका उद्देश्य था। ऐसे फिफ्थ सम्मेलन में हुआ था कि ब्रिक्स व्यापार परिषद की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स थिंक टैंक की स्थापना की गई। इसे ई द विनी घोषणा के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, जो ब्रिक्स थिंक टैंक की जो स्थापना की गई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए इसको आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही। जो इम्पोर्टेंट वर्क है मैं उसको आपको खुद बता रही हूँ, जैसे कि आपका एनडीबी हो गया, वो आपके चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में क्या किया गया था, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। फिफ्थ में आपका CRA की स्थापना पूरी कर दी गई थी, जैसे इसमें लिख भी रखा है कि वो जो CRA से रिलेटेड जो भी वो थे वो पेश किया गया था। ठीक है, कि हाँ इसकी भी स्थापना की जानी चाहिए। और 2014 में आपका छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन का विषय क्या था, समावेशी विकास, सतत समाधान का। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, अच्छे तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, इसका मेन मोटिव था। समावेशी विकास होना चाहिए, उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए संवैधानिक समझौते पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्या इसमें किसकी बात की गई है, आपके वही एनडीबी की, जो आपका छठा सम्मेलन था, इसमें क्या किया गया था, एनडीबी के ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए गए थे, जो फोर्टिलेजा घोषणा पत्र में आपने पढ़ा भी था ऊपर, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है कि सतत विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए, मतलब कि पैसे देने के लिए संवैधानिक समझौते पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। आई होप आप समझ चुके होंगे। सेवन्थ ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, 2015 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, रशिया में हुआ था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ब्राज़ील, सेकंड रशिया एंड थर्ड होगा आपका इंडिया। इस टाइप से ही क्या होते रहते हैं, सम्मेलन होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सातवां ब्रिक्स सम्मेलन। इसमें था कि CRA और न्यू डेवलपमेंट बैंक को समझौते को क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, जो आपका सातवां ब्रिक्स सम्मेलन था। छठे में तो आपके ऊपर हस्ताक्षर करवाए गए थे। फोर्थ में इसके ऊपर विचार विमर्श लाया गया था, मतलब इसके ऊपर बातचीत के लिए इस टॉपिक को लाया गया था फोर्थ सम्मेलन में। और छठे सम्मेलन में इनके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए थे कि हाँ हम इसको बनाया जाना चाहिए। और जो सातवां शिखर सम्मेलन है उसके अंदर इसको एक तरीके से स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ऐसे ही जो संघीय सहयोग संगठन है SCO, और जो क्या है, यूरेशियन आर्थिक संघ संयुक्त शिखर सम्मेलन भी इस सातवें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ही हुआ था। आठवां शिखर सम्मेलन है 2016 का, भारत ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक निगम के लिए विस्मेटक बंगाल की खाड़ी की पहल का संयुक्त शिखर सम्मेलन इसके अंतर्गत किया गया था। इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट, बट मैंने लिख दिया कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो जो शिखर सम्मेलन अभी तक आपको पता चल चुके हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ही, सेकंड भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ही आपको साउथ अफ्रीका जो था वो क्या हो गया था, इसके अंदर जुड़ गया था, इस संगठन से जुड़ गया था। ऐसे आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ बोल रही हूँ, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है आपका, और सेवन्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नौवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि हुआ था 2017 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। अभी तक आपने देखा इंडिया में हुआ,
फिर इसके बाद ब्रिक्स में क्या आता है, इंडिया के बाद चाइना आता है, तो अब चाइना में हुआ। EMDCD पर चर्चा, उभरते बाजार और विकासशील देश संवाद, इसके अंदर 2030 तक सतत विकास एजेंडा पर चर्चा की गई थी, इसके अंदर यही एक। नेक्स्ट है 2018 में 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। जैसे कि ऊपर आपका वो था, चीन था, इसके बाद कौन सा हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इसके बाद फिर आपका ब्राज़ील आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा हुई थी, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के ऊपर क्या किया था, चर्चा की गई थी। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। इसमें जो थीम थी वो क्या था, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। नेक्स्ट है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये हुआ था आपका कहाँ पे, रूस में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। साउथ अफ्रीका अभी एंड हो गया आपका ब्रिक्स में, साउथ अफ्रीका लास्ट, फिर वापस से कहाँ किस में आएगा, ब्राज़ील में, नेक्स्ट फिर किस में आएगा, रशिया में, फिर नेक्स्ट इंडिया में। तो जो क्या था, रशिया आ गया था ना, रूस। तो ये 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट था कि इसमें किसके ऊपर किया गया था, इसका विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी, इसमें ये टॉपिक था। नेक्स्ट है 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ, भारत में, क्योंकि रशिया के बाद कौन सा आएगा, इंडिया आएगी। और इसमें जो थीम था इसका क्या था, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ, चीन में। अब ये इसमें क्या था कि आपका जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक ब्रिक्स के लिए एक नए युग की क्या करना, शुरुआत करना। इसमें जो 2021 और 2022 है, इसको हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि इसके अंदर क्या था कि भारत की अध्यक्षता में 2021 का 13वां ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन हुआ था, भारत की अध्यक्षता आयोजित की गई थी, मतलब भारत में किया गया था। और ये जो 2012 से 2016 के मध्य के बाद यह तीसरी बार था। इट मीन्स 2012 2016 के उस टाइम पे इसमें आयोजित किए गए थे भारत में, और ये क्या था, तीसरी बार क्या किया गया था, भारत में आयोजित किया गया था, जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की क्या की थी, मेजबानी की थी। इसमें एक मेन टॉप पॉइंट ये भी है, अगर इसमें महत्वपूर्ण कार्यों में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में नहीं, अगर कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोला जाए तो एक टॉपिक वो एक नोटिस किए जाने वाली बात ये भी है कि इसमें भारत ने तीसरी बार एक तरीके से वो करी थी, मेजबानी की थी तीसरी बार। 2022 में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। ये बीजिंग घोषणा को अपनाया। इटमी से कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। जैसे कि ये इंडिया में हुआ था, सीक्वेंस में मैंने आपको बताया भी था, ये इंडिया में होता है, इंडिया के बाद क्या आएगा, चाइना। तो ये कहाँ हुआ था, चाइना में। तो बीजिंग, चाइना के अंदर ही बीजिंग है। बीजिंग घोषणा को अपनाया गया इस शिखर सम्मेलन में, जहाँ यह घोषणा की गई कि ब्रिक्स देश रूस यूक्रेन के बीच वार्ता का क्या कहता है, समर्थन करता है। जो रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत है उसका ये क्या कहता है, उसके लिए समर्थन करता है, उसको उसके फेवर में है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, जो आप देखती हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी, जब से कोविड आया तब से तो जो पर्सन UPI ये सब नहीं जानता था, पेटीएम नहीं जानता था, वो भी आजकल ये सब वर्ड से वो हो गया है, जानने लग गया है। पहले कई लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे, बट अब जो आप देखेंगे कि एडल्ट से एडल्ट जो ओल्डर एज जो पर्सन है वो भी इन सब चीज़ों का यूज़ करने लगे। क्यों, क्योंकि कोविड आया तो उन्होंने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी को एक देखा जाए तो कोविड ने टेक्नोलॉजी में लोगों को, जो पहले हमारे भारत में UPI बहुत कम यूज़ किया जाता था, अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया है। अगर आप देखेंगे आजकल तो सब्जी के ठेलों पर भी वो रखे रहते हैं, पेटीएम करने के लिए UPI कोड रखे रहते हैं। तो आजकल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्या हो चुका है, डिजिटल परिवर्तन हो गया है। औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन और स्थिरता और कम कार्बन विकास। तो इसमें एक ये भी कार्य किया गया था कि कोविड-19 के खिलाफ जो भी डिजिटल परिवर्तन हुए हैं, लड़ाइयों में सहयोग, मतलब उसके लड़ाइयों के खिलाफ होना, जो कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई में सहयोग करना आपस में, ब्राज़ील वो ब्राज़ील बोल रही हूँ, जो कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें क्या होना है, सहयोग स्थापित करना। 2022 में जो कोविड आया तो उस लिए 15वां शिखर सम्मेलन जो कि किस में हुआ था, 2023 में हुआ था, मतलब कि पिछले साल हुआ था। ये कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के
जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। जैसे कि आपने देखा कि ये वाला कहाँ पे हुआ था 2022 वाला, जो कि चाइना में हुआ था। ये कहाँ पे होगा 15, ये आपका किस में हुआ है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी, इसका थीम ये था कि ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्ष के वाद में साझेदारी करेंगे। तो इसमें ये एक तरीके से इसका थीम था इसका। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको शॉर्ट वे में ये चीज़ें लिख के दे रखी हैं। इसमें देखिए मैंने लिख भी रखा है। पहला सम्मेलन रूस में हुआ था, वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और वित्तीय संस्थान में सुधार के लिए। सेकंड हुआ तो इसमें मेन बात यही थी कि आपका जो फर्स्ट है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको बताती चल रही हूँ। सेकंड आपका इसमें क्या हुआ था, इसका उद्देश्य था कि ब्रिक्स की जगह क्या कर दिया गया था, ब्रिक्स को जाने लगा था। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पे साउथ अफ्रीका को इसके अंदर क्या किया था, ऐड ऑन करने की वो की गई थी, बात की गई थी। और थर्ड में ब्रिक्स जो था वो पूरी तरह से इसमें शामिल हो गया था, मतलब साउथ अफ्रीका जो था 2011 में इसके अंदर समावेशित हो गया था। और इसमें यह भी था कि आर्थिक स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, यूनाइटेड नेशन, इसमें सुधार करने के लिए इन मुद्दों पर क्या की गई थी, इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी। जो भी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी क्या की गई थी, तीसरे शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई थी। ये दोबारा से मैंने आपको इसलिए ये चीज़ें आपको इन शॉर्ट वे में लिख दी ना, वो तो मैंने आपको बहुत से लिख दिए कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हुई थी। आपने देखा कि 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट सबके थे, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सबका एक एक पॉइंट लिख रखा है कि हाँ इसके अंदर क्या कहता है, आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय न्याय या जो भी सुधार करने थे उससे रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की गई थी तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में। फोर्थ में क्या किया गया था कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने संचार के लिए पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा की थी और विकास बैंक के मामलों में भी बातचीत की गई थी, जो कि मैंने विकास बैंक क्या बताया आपको, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, हिंदी में इसको विकास बैंक कहा गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी बातचीत भी की गई थी। फोर्थ शिखर सम्मेलन में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। और छठे में जो छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसके अंदर इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। पांचवा शिखर सम्मेलन था, इसका उद्देश्य था जो अल्प विकसित विकासशील देश हैं, विकासशील देश जैसे कि हमारा इंडिया हो गई, चाइना होगा, ये सब विकासशील, अमेरिका हो जाते हैं विकसित देश, जिन्होंने अपनी संसाधन है उसका भरपूर मात्रा में क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। परंतु जो हमारा देश है वो अभी भी क्या करता होता है, विकास कर रहा होता है। अल्प विकसित हो जाते हैं कि जो कि एक तरीके से देखा जाए तो भी थोड़े पिछड़े में है, उनका कोई एक तरीके से एग्जिस्टेंस नहीं है। विकासशील देशों का विकसित देशों कैसे हो सके, मतलब जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील जो देश हैं वो कैसे अल्प विकसित हो सकते हैं, इसके ऊपर इसमें चर्चा की गई थी। किसमें, पांचवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके ऊपर बातचीत की गई थी। छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एनडीबी के ऊपर क्या कहते हैं, गठन के ऊपर सहमत हुए थे और इसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए गए थे। सातवां था तो इस सम्मेलन का मुख्य ब्रिक्स साझेदारी वैश्विक विकास के शक्तिशाली कारक था। जो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, वैश्विक स्थिरता को लाना, सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की गई थी। तो इसके अंदर यही है, मैंने आपको दिखा देती हूँ स्लाइड्स, आप इसको खुद रीड आउट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये आप देख सकते हैं कि 8वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है भारत के गोवा में हुआ था और इसमें किसके ऊपर बातचीत की गई थी, आतंकवाद की आलोचना करी गई थी, उसके ऊपर निंदा की गई थी और उससे कैसे बचा जा सकता है इस पर बातचीत हुई थी। 9वां हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, वो चीन में हुआ था। 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा इतना, ठीक है। 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि कहाँ पर होता है, ब्राज़ील के ब्रासीलिया में। इसका जो थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेटिव फ्यूचर। 12वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ जिसमें वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के ऊपर क्या किए गए थे, इसके ऊपर चर्चा की गई थी। ये तो सेम है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो थीम था वो ब्रिक्स @15 था। 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना था। ब्रिक्स वैश्विक के लिए एक नए युग की शुरुआत करना था अभी तक। तो इसमें आपने देख लिया कि इसमें इसी के ऊपर क्या की गई थी, एक तरीके से इसी विषय पे बातचीत की गई थी, इन्हीं मुद्दों पर। ये मैंने स्लाइड आपको शो कर दिया है कि हाँ पहला 2009 में हुआ रूस में, ब्राज़ील, चीन। आपने अगर स्टार्टिंग के सीक्वेंस देखेंगे तो ये थोड़े रॉन्ग से थे, ठीक है। बट यहाँ जो छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ तब से आप देखेंगे तो सीक्वेंस में चल रहा है।
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर से वापस से ब्राज़ील, ठीक है, फिर रशिया, फिर इंडिया और फिर चीन। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये सीक्वेंस वाइज में चला आ रहा है। अब हम देखते हैं ब्रिक्स की क्या उपलब्धियां रही हैं। तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनकी जो अर्थव्यवस्था, जैसे अब चीन भी हो गया, चीन है, इंडिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, या ब्राज़ील है, या रशिया है। आप देख सकते हैं कि रशिया, चीन, इंडिया, हम कितने ज़्यादा क्या हैं, तो ये शक्तिशाली पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो अगर हम इन पांचों को एक साथ कर देंगे तो ये तो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जो कि अमेरिका का ओनली एक दबदबा रहता है, तो वो अमेरिका ना लेकर और भी देश जो हैं वो क्या कर पाएंगे, एक तरीके से शासन कर पाएंगे। तो यही है कि ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो दुनिया की कुल आबादी का कितना है, 41% का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा है। तो इसकी ये एक उपलब्धि है। यह देश विश्व की शकल जो घरेलू उत्पाद का है, जीडीपी का 24% और विश्व के 16% से अधिक व्यापार पर क्या करता है, कब्जा रखता है। जो ब्रिक्स के अंदर जो देश आते हैं वो उनका जीडीपी 24% और विश्व के जो 16% से अधिक देशों का क्या करता है, व्यापार करता है। जैसे कि मैंने आपको आर्थिक उसमें पढ़ाया भी था, आर्थिक लाभ के अंदर, जब भारत में हमने पढ़ा था कि भारत और ब्रिक्स की भूमिकाओं के मतलब कि भारत के अंदर क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ब्रिक्स हैं संगठन। इसमें इनसे एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाई गई, एनडीबी बनाया गया और सीआरए भी बनाया गया था, ठीक है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी एक ये भी उपलब्धि है। इसमें प्रमुख उपलब्धियों में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना शामिल है और यह विश्व बैंक का एक विकल्प भी है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी। इसकी नेक्स्ट उपलब्धियों में ये है कि ब्रिक्स देशों का एक वैश्विक एजेंडा है, जिसे ब्रासीलिया घोषणा के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स देश मिलकर 3 स्तंभों, मैंने आपको 3 स्तंभ क्या है पढ़ाया था ब्रिक्स की पहल में, राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा, मतलब आर्थिक और वित्तीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, और सांस्कृतिक। इन 3 स्तंभ क्या है मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आर्थिक और वित्तीय, उसमें मैंने आपको एनडीबी और सीआरए के बारे में भी पढ़ाया था। और लोगों के बीच आदान प्रदान के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। तो हमने देख लिया कि इसकी उपलब्धियां ये रही हैं कि एक तो जो इसके अंदर जो भी देश हैं वो कैसे हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का कार्य करते हैं। और इसका जो जीडीपी है वो 24% है, ठीक है। और 24% मतलब वही है कि 24% और विश्व के 16% से अधिक पे क्या करता है, ये कब्जा करता है। ये देश की जो घरेलू उत्पाद है उस पर। जीडीपी मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है, प्रोडक्ट। और फिर इसमें ये भी इसकी उपलब्धि है कि इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, सीआरए की स्थापना की। अब हम देख लेते हैं इनकी चुनौतियों के बारे में कि ब्रिक्स के सामने क्या क्या चुनौतियां उभर कर आई हैं। तो जो ब्रिक्स है ना, वो ब्रिक्स समूह के जो आलोचक हैं, मतलब एक तो होता है आपके आप फेवर में होते हैं और एक होता है आपके फेवर में नहीं होते हैं। एक तो आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, एक होते हैं जो आपकी सिर्फ बुराइयों को देखते हैं। तो वही है कि इसकी चुनौतियां तभी तो आएंगी ना सामने जब इसकी क्या होगी, जो कि फेवर में नहीं होगा। तो यही है कि ब्रिक्स समूह के आलोचक ये दावा करते हैं कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विविधता, समूह की व्यवहार्यता और उसके हितों के लिए क्या है, खतरा उत्पन्न कर सकती है। कि ब्रिक्स क्या नहीं कर पाती है, जो ब्रिक्स के अंदर जो भी देश हैं, जो 5 संगठन जो देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनको क्या करता है, इसको इसकी व्यवहार मतलब इसके हितों के खिलाफ है, खतरा बनती जा रही है एक तरीके से। इसमें ये बात कही गई है कि समूह की व्यवहार्यता उसके हितों के लिए क्या है, खतरा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है, ये इसलिए भी इसकी चुनौती है कि ब्रिक्स के सभी देश एक दूसरे से कम और चीन के साथ ज़्यादा व्यापार करते हैं। कि मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि इंडिया का भी व्यापार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चाइना के साथ होता है, कंपेरिजन टू ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। रशिया के साथ भी ज़्यादा होता है। तो यही बात की गई है ना
कि ब्रिक्स के जो सभी देश हैं ना वो एक दूसरे से कम और चाइना के साथ ज़्यादा व्यापार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना कितने मतलब कि सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। कोई भी अगर चाइना का आप वो लेने जाएंगे, प्रोडक्ट लेने जाएंगे, तो आपको कितनी सस्ती कीमतों पे मिल जाता है। अगर आप वहीं इंडिया का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए कहा है ना कि चीन के साथ ज़्यादा व्यापार करते हैं, तो इसका ये भी एक तो एक चुनौती ही हो गई ना, इसकी ये भी तो एक नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। इसलिए कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि इस मंच का प्रयोग अन्य देशों की अपेक्षा चीन के हितों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर ये एक आरोप ये भी है, क्योंकि ये क्या करता है, ओनली सिर्फ चीन को बढ़ावा देने के लिए ही एक तरीके से ये मंच तैयार किया गया है। और चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना और अन्य साझेदार देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट ब्रिक्स की चुनौती ये है कि अमेरिका के साथ दृष्टिकोण के विरोध के कारण कई वार्ताएं विफल रहीं और इससे ब्रिक्स देशों के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो एक ये भी इसका वो है आपका चुनौती है कि अमेरिका के साथ जो मतलब कि विरोध वाला जो दृष्टिकोण के कारण क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या नहीं होगा, आर्थिक विकास में ये एक तरीके से रुकावट के तौर पे बनी रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं जो अमेरिका है वो ब्रिक्स संगठन के अंदर नहीं शामिल है, तो इसलिए जो भी रॉन्ग मतलब कन्वर्सेशन होती है वो इसे इफेक्ट डालती है, जो कि क्या नहीं हो पाएगी, जिससे के कारण ब्रिक्स देशों के आर्थिक विकास में क्या करेगी, ये एक तरीके से रोड़े के तौर पे काम करेगी, बाधा के तौर पे काम होगी, उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट है, कुछ सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण सदस्य देशों के भीतर नीतिगत समन्वय का अभाव देखा गया है। कि कुछ देशों में क्या है कि राजनीतिक मतभेद रहते हैं, चाहे आप चाइना को ले लीजिए, अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना में भी देखा जाए तो पॉलिटिकल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद की होते हैं। तो इसके कारण उनमें क्या होता है, नीतिगत समन्वय का अभाव देखा जाता है, मतलब कि बराबर तौर पे क्या नहीं किए जा सकते, फैसले नहीं हो पाते। तो इनमें एक तरीके के क्या देखा गया है, पारदर्शिता नहीं देखी गई है। उदाहरण के लिए भारत चीन संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार तनाव देखा गया है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये भी इसकी क्या है, बड़ी चुनौती है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि ब्रिक्स की क्या क्या चुनौतियां हैं, जो भी 5 देश हैं उनमें क्या क्या उनको चुनौतियों का वो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और मेन तो आपने देख ही लिया कि कैसे ये राजनीतिक मतभेद के कारण क्या नहीं हो पाता, नीतिगत समन्वय का अभाव देखा गया। नीतिगत समन्वय मतलब कि बराबर के तौर पे कोई भी फैसले नहीं लिए जा पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और जो चीन का एक तरीके से क्या होता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है कि चीन के हितों को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा वो देखा गया है, क्योंकि जो देश हैं, जो इसके अंदर जो देश जुड़े हुए हैं वो आपस में कम इंटरकनेक्ट होके, ज़्यादातर जो देश हैं वो सब किससे वो इंटरकनेक्टेड है, चीन से ही इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए ये भी इसकी चुनौती ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ब्रिक्स की क्या चुनौतियां हैं, ब्रिक्स की क्या उपलब्धियां हैं, कि ब्रिक्स ने एनडीबी की स्थापना की, सीआरए की स्थापना की। ये जो वो हैं ब्रिक्स के अंदर जो देश हैं वो कैसे हैं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है जो ब्रिक्स संगठन है। हमने इनके सम्मेलनों को भी देखा, मैंने आपके इसके सम्मेलन को मैंने दिखा भी दिया। आप इसको ना जो मैंने ये लिख रखा है ना इसी के थ्रू पढ़ लेना, ये आपको मैंने ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिख के दे रखा है, ठीक है। आप इसको ही अच्छे से वो कर लेना, तैयार कर लेना, अगर पेपर में एग्जाम्स में आ जाता है आपके सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप लिख सके, उतना मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। इसे आप नेगलेक्ट कर सकते इतना। और हमने क्या देखा, ब्रिक्स के सम्मेलन देखे, फिर हमने ये देखा कि ब्रिक्स की क्या वो है पहले हैं, जिसमें 3 स्तंभ के बारे में हमने पढ़ा था, राजनीतिक और सुरक्षा स्तंभ, ठीक है। दूसरा हमने देखा था आर्थिक स्तंभ को, तीसरा हमने देखा था सांस्कृतिक स्तंभ को, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भारत और ब्रिक्स की क्या भूमिका है, भारत के अंदर जो ब्रिक्स है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, तो हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और ब्रिक्स क्यों बनाया गया है ये भी आप जानते हैं कि ब्रिक्स इसलिए बनाया गया कि जो मतलब कि जो बाकी जो अर्थव्यवस्था है उनको भी क्या किया जा सके, उभारा जा सके, वो भी अर्थव्यवस्था क्या हो सके, वो डेवलप कर सके। तो इसलिए इसको बनाया गया था जिससे कि जो बाकी जो देश हैं उनका भी क्या हो सके, आर्थिक विकास हो पाए। तो इसका मेन रीज़न ये था बनाने का। फिर हमने इसके इतिहास और इसकी स्थापना इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर कोई भी टर्म्स मेरी ऐसी हो जो मैंने छोड़ दी हो,
अगर मैंने जिसको बोला होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सम्मेलन में हो गया, अब जो सम्मेलन में मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करवाया था ना, उस चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जो मैंने आपको लिख कर दे रखा है ना कॉपी के पेजेस पे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने लिख रखा है आपको, क्योंकि वो मैंने आपको क्या कर रखा है, बिल्कुल फिल्टर करके दे रखा है। ठीक है, तो यही है कि आपने देख लिया कि ब्रिक्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी इसके ऊपर होगी, WTO जो है और बहुराष्ट्रीय जो MNCs कंपनियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कुछ कमी आपको दिखाई देती है वीडियो के अंदर कि हाँ मेरे बोलने का तरीका आपको कुछ में मतलब कोई भी अगर चीज़ें आपको दिक्कत देती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उसको क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।